कल हम लोगों ने बच्चों जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स थे उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो ऑलमोस्ट सभी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स लेस और मोर क्लियर होते हैं आप लोगों को। दो चीज का खाली मुझे आप लोग आंसर दे दीजिए। द वेरी फर्स्ट वन इज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, सेकंड इज वाइटल कैपेसिटी। दो चीज का आप लोग रिप्लाई कर दीजिए एंड देन वी विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट कंटेंट। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, okay Shreyans, functional residual volume and vital capacity both. Okay सोनिया, हाँ अंजलि ठीक है। हाँ श्रेयांश, ठीक है अनामिका, ओके। एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल, वेरी गुड विनीता, सही है। तो सोनिया प्लस टीबी प्लस आईआरबी, ओके ठीक है। सो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी रिप्लाई किया है वो सबने एग्जैक्टली सही रिप्लाई किया है। जो बच्चे नहीं रिप्लाई कर रहे हैं उनको भी हालांकि पता होना चाहिए था, बिकॉज वी हैव रिपीटेड द सेम थिंग सो मेनी टाइम्स। स्टिल मैं एक बार और बोल देता हूँ, एयर रिमेन्स आफ्टर ब्रीथ, रितु आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, एयर रिमेन्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन is functional residual capacity, and vital capacity is the air, the volume of air that we consume in a single breath। एक ब्रीथ में हम जो वॉल्यूम कंज्यूम करते हैं लंग्स में, वो सब क्या है, वाइटल कैपेसिटी है। तो वाइटल कैपेसिटी में हम बेसिकली क्या ट्रीट करते हैं बच्चों, फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद कितना एयर आप ले सकते हैं। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लेने के बाद जितना एयर आप ले सकते हैं वो आपका क्या है। अच्छा आपका क्लास, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। कल बहुत हार्ड एंड टफ इश्यूज नहीं पढ़े थे हम लोगों ने, बट स्टिल आप एक बार वीडियोस देख लीजिएगा देन आप लोग को क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बच्चों, आफ्टर लर्निंग अबाउट कैपेसिटीज हमने आई थिंक थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पढ़ा था कि जो आप लोगों का ये होता है लंग्स के अंदर एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो ड्यू टू पार्शियल प्रेशर होता है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। मेरा वॉइस नहीं आ रहा मंतशा? Am I not audible to all of you? Other students are replying. What happened? सोनिया कह रही आ रहा है, रोहित भी कह अच्छा कह रहा है आ रहा है। ऑडिबल, इट इज ऑडिबल, ओके बच्चों। आप लोग का नेटवर्क इशू है तो एक बार चेक कर लीजिए। लास्ट टर्म पे हमने कहा था बच्चों, ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 159 होता है। तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है और लंग्स के अंदर क्या होता है, कम होता है। तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर टू लंग्स ट्रेवल करता है, और लंग्स से ट्रेवल करने के बाद क्योंकि ब्लड में कम है तो ब्लड में ट्रेवल कर जाता है। तो ब्लड के अंदर ट्रेवल करने के बाद 95 बना देता है, और उसके बाद जो ब्लड होता है वो डिफरेंट टिश्यूज तक जाता है। टिश्यूज के अंदर 40 के अराउंड या 45 के अराउंड समथिंग ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ चला जाता है, टिश्यूज में चला जाता है, और टिश्यूज से फिर सेल में चला जाता है। दिस इज हाउ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू cells or tissues of your body। on the other side if we see that, दूसरे साइड पे अगर हम देखें, दूसरे साइड पे अगर हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कहां से कहां मूव करता है बच्चों। जैसे ऑक्सीजन हमने बता दिया एटमॉस्फेयर से लेकर के टिश्यूज तक मूव करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां मूव करेगा बच्चों, एनीवन? सेम श्रेया, सेम कैसे हुआ? सेम टू ऑक्सीजन सोनिया, अच्छा श्रेयांश का सही है, रितु का सही है, हाँ पुलकित का भी सही है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन से टिश्यू में आएगा? आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनहेल करोगे, वो तो आप एक्सहेल करते हो ना, तो एक्सहेल करोगे तो फिर कहां से कहां आएगा? सेम कैसे हो गया भाई?
मैंने पूछा है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेके टिश्यू तक ट्रेवल कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां ट्रेवल करेगा? हाँ अंजलि अनामिका ठीक है। सो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स और एटमॉस्फेयर। दिस इज वेरी सिंपल थिंग दैट मतलब आपको याद होना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली अपोजिट होगा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है वो हाई कहां पर है? एटमॉस्फेयर में है, और सबसे लो कहां पर है? टिश्यू में है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या है? एटमॉस्फेयर में सबसे लो है और टिश्यू में सबसे ज्यादा है, तो वो टिश्यू से होता हुआ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब दो चीजें और, एक और चीज जो नहीं है आज के लिए कंटेंट, वो डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक yesterday we had I had told you one more concept कि पार्शियल प्रेशर के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग को सपोर्ट करती हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स which supports or oppose the binding of oxygen or carbon dioxide in the blood. So the first factor is pH, second factor is H plus concentration, third factor is temperature, and the fourth factor is BPG, and the fifth factor is I think altitude. Yeah. And finally we have got पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर के को छोड़ करके ये पांच और फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं? ऑक्सीजन की बाइंडिंग को सपोर्ट या अपोज करते हैं बच्चों। ओके, तो अब ये बताइए बच्चों कि पीएच क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ऑक्सीजन के एसोसिएशन के लिए? वर्ड याद रखिएगा, एसोसिएशन। ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ ब्लड, तो कौन से फैक्टर इसमें क्या होंगे? इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? तो पीएच क्या होगा बच्चों? ज्यादातर बच्चों ने बोला है पीएच विल इंक्रीज, और सभी बच्चे जिन्होंने बोला है सही है। आस्था, अनामिका, अंजलि, सोनिया, खुशी, रितु, श्रेयांश, अनामिका, कोमल, श्रेयांश, श्रेया, मंतशा। ओके, सो ऑब्वियसली पीएच विल इंक्रीज। एच प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा? अब बाकी सब चीजें बच्चों, पीएच को छोड़ करके बाकी सब चीजें क्या होंगी? वेरी गुड मंतशा, सोनिया, श्रेयांश, रितु, अनामिका, आस्था, ओके, हाँ सलोनी, अंजलि, ओके, पुलकित, ठीक है, श्रेया ठीक है। बाकी सब चीजें क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। तो H प्लस कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, बीपीजी, एल्टीट्यूड सब डिक्रीज होगा। ठीक है। कल भी मैंने आपको कहा था कि आपको फैक्टर्स याद करने में इतना वो दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही चीज इंक्रीज हो रही है, बाकी सब क्या होगा? डिक्रीज होगा ऑक्सीजन के एसोसिएशन के लिए। अगर हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड के एसोसिएशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, तो एक ही चीज डिक्रीज होगी, बाकी सब इंक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा और क्या इंक्रीज होगा बच्चों? हाँ पार्शियल प्रेशर तो इंक्रीज होगा, मैंने इसीलिए कहा पार्शियल प्रेशर को छोड़ करके और देखे तो कार्बन डाइऑक्साइड के एसोसिएशन के लिए pH will decrease, and what are the other factors that will increase? सिर्फ टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर, ओके, तो pH तो लो होगा, उसके अलावा एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ऑल अदर फैक्टर्स लिख देना चाहिए था आपको, ऑल अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट, हाँ श्रेयांश, ओके मंतशा, all other factors other than pH is will be surely increased while the pH will decrease, and thus how carbon dioxide associates with temperature, high altitude, BPG। अच्छा BPG का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPG और DPG? कोई भी एक बता दीजिए आप लोग। BPG का फुल फॉर्म बाइफॉस्फोग्लिसरेट, डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ओके मंतशा, श्रेयांश ठीक है, हाँ ठीक है, अनामिका ठीक है, हाँ बाइफॉस्फोग्लिसरेट और डाइफॉस्फोग्लिसरेट इज द करेक्ट टर्म। चलिए बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट और, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है बट यू यू शुड नो
कि क्या कंटेंट है, क्या चीजें होती हैं और क्या चीजें नहीं होती हैं इसमें। सो देखिए बच्चों, जब आपका ऑक्सीजन जब आपका ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में मूव करता है, तो ब्लड में किसके थ्रू मूव करेगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करेगा। क्योंकि ब्लड के अंदर तो ब्लड वेसल्स हैं। तो लंग्स से ब्लड वेसल्स में मूव करते टाइम उसको 3 लेयर्स का सामना करना पड़ता है। दे हैव टू फेस 3 लेयर्स while traveling from lungs to blood vessel. The very first layer is known as, लंग्स की लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अभी हमने टिश्यूज में पढ़ाया था कुछ चैप्टर्स पहले, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। तो आप सिंपली एपिथेलियम बोलेंगे। पहली लेयर जो होगी जिसको ऑक्सीजन क्रॉस करेगा वो है एपिथेलियम। और कभी भी दो टिश्यूज के बीच में जो खाली जगह होती है, वहां पे जो लेयर्स होती हैं उनको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दूसरी लेयर जो कवर होगी बच्चों, वो किसके थ्रू होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होगी। सेकेंड लेयर विल बी कवर्ड बाई बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी लेयर किसकी होगी? ब्लड वेसल्स की होगी। तो ब्लड वेसल्स में कौन सी ब्लड वेसल रहेगी? माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, ब्लड वेसल में कौन सी ब्लड, आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज? हाँ अनामिका, ठीक है। बताइए, ब्लड वेसल में कौन सी ब्लड वेसल एक्सचेंज करेगा? ये भी टिश्यू में ही बताया था आपको मैंने कि ब्लड वेसल में कौन सा ब्लड वेसल एक्सचेंज करता है। हाँ मंतशा, गुड। अनामिका, गुड। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया, ऐसे क्यों भाई? ब्लड वेसल में सबसे पतली ब्लड वेसल कौन होती है? नहीं श्रेयांश, जो सबसे पतला ब्लड वेसल है वही करेगा एक्सचेंज। और जाहिर सी बात है एक्सचेंज का हक सिर्फ एक ही को है। उनकी ठीक है, अंजलि ठीक है। आस्था, ब्लड वेसल की बात हो रही है, ब्लड सेल्स की नहीं। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। हाँ श्रेया, ओके। बच्चों सबसे पतली ब्लड वेसल ब्लड कैपिलरी को बोलते हैं, कहीं पर भी, सिर्फ लंग्स में नहीं, आपके बॉडी में किसी भी ऑर्गन टिश्यू में कहीं पे कोई एक्सचेंज अगर हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है, तो वो कैपिलरीज से ही होगा। आर्टरीज और वेन्स ब्लड को ले जाने और ले आने का काम करती हैं, ये नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? सो exchange will always happens in the blood capillaries, and blood capillaries are made up of just one layer, and that layer is known as endothelium. सो बच्चों, ऑक्सीजन कहां से कहां मूव करेगा? फर्स्ट इट क्रॉस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, सेकंड इट क्रॉस बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, एंड थर्ड इट क्रॉस एंडोथेलियम, एंड देन इट विल एंटर इन द ब्लड। ये तो ऑक्सीजन के केस में हो गया। अब आप बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड पहले किसको क्रॉस करेगा, दूसरे नंबर पे किसको क्रॉस करेगा, थर्ड नंबर पे किसको करेगा? बताइए। जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस लिखा है, ठीक है, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख सकते हैं, थर्ड सेकंड फर्स्ट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, या आप पूरा नाम भी चाहो तो लिख सकते हो। हाँ पुलकित, ठीक है। अनामिका, आपने सिर्फ एक आंसर दिया, चलिए ठीक है, वो भी समझ में आ गया हमको। एनी हाउ, ऑक्सीजन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्रॉस हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां क्रॉस होगा बच्चों? क्या वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा? आस्था, और सोचिए, और सोचिए। अनामिका ठीक है, श्रेयांश ठीक है, अंजलि ओके, मंतशा ओके, सोनिया ओके। सोनिया ने कंबाइन कर दिया, 321। ऋतु ओके, ठीक है। तो बच्चों ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही आंसर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट एंड। हाँ कोमल, ठीक है। तो तीसरे, अच्छा नहीं, कोमल का एक मिनट, कोमल ने 321, हाँ ठीक है। तो कोमल ने भी सही दिया। तो थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, पहले कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल रहा है और लंग्स के अंदर जा रहा है, तो वो सबसे पहले एंडोथेलियम को क्रॉस करेगा, सेकेंड किसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और फर्स्ट किसको? एपिथेलियम को। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिफ्यूजन सरफेस कौन कौन से लेयर मिलके बना रही है, डिफ्यूजन सरफेस मतलब जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं। तो डिफ्यूजन सरफेस कौन कौन से लेयर मिलके बना रही है? तो यू विल से एपिथेलियम,
बेसमेंट एंड एंडोथेलियम विल कंबाइनली फॉर्म डिफ्यूजन लेयर। जितने बच्चों को समझ में आ गया हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। ओके बच्चों, ठीक है, पुट योर हैंड डाउन। So student, next part is transport of respiratory gases. So before going to this very topic, एक छोटा सा कर्व है जिसको बताना रह गया है, पहले उसको बता लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। So the next topic is known as oxygen dissociation curve. अच्छा, एक बात और बच्चों, ये कर्व ऐसा है कि एक बार में जल्दी समझ में नहीं आता है अगर आपने फोकस नहीं दिया तो। अगर आपको लग रहा है यार एक छोटा सा कर्व है सिग्मोइड टाइप का, बन जाएगा, अगर तुमने 1% भी इस पर ध्यान की लैकिंग की, जैसे होता है ना सस्पेंस वाली फिल्म्स, 5 मिनट भी छूट गया तो पूरी फिल्म ऐसा लगता है कि अब नहीं समझ में आएगी, तो वैसा ही है। बहुत फोकस्ड रहिएगा बच्चों, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हाँ लिया मैंने। फिर से बताइए, कंफ्यूजन हो गया है। अरे बच्चे, आई थिंक ये डिफ्यूजन सरफेस का बोल रही है। सबसे पहले ऑक्सीजन तुमने लिया तो वो लंग्स से पास होगा, लंग्स की मेम्ब्रेन को एपिथेलियम बोलेंगे, लंग्स के बाद टिश्यू में जाएगा, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, टिश्यू के बाद ब्लड वेसल्स में जाएगा, वो एंडोथेलियम है। तो 3 लेयर्स मिलकर के आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन सरफेस बना रही है। अब ऑक्सीजन जहां से जहां जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका अपोजिट आता है। तो ऑक्सीजन अगर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम क्रॉस करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम क्रॉस करेगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है बच्चे, अभी आ गया समझ में? आस्था कहाँ चली गई? ओके, the next topic is oxygen dissociation curve. So basically students, when we try to uh, take a graph of oxygen dissociation curve, तो जो 100% है, यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पर भी अराउंड 104 होगा। ठीक है, या फिर समवेयर हेयर यू विल गेट 104, 104। मैं भी समझा रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से, कि क्या पता आपका भाई। बच्चों देखिए, नाम से ही क्लियर है कि ऑक्सीजन डिसोसिएट कैसे होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएट कहां पर होता है? लंग्स में होता है, टिश्यूज में होता है? सिंपल सा और कॉमन सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन डिसोसिएट कहां पर होता है और एसोसिएट कहां पर होता है बच्चों? किसके साथ? ब्लड के साथ। कहां पर बच्चों? आपके पास दो ऑप्शन है, एक लंग्स है और एक टिश्यू है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएट कहां पर होगा? ब्लड में कैसे होगा भाई? ब्लड में तो एसोसिएट होगा, चलो ठीक है, ब्लड में एसोसिएट होगा। डिसोसिएट इन टिश्यू, ओके मंतशा, श्रेयांश, अनामिका, हाँ कोमल, खुशी, ठीक है, गुड। हाँ रितु, ठीक है। तो ब्लड विल, सॉरी, ऑक्सीजन विल डिसोसिएट इन टिश्यू। तो यहां पर नीचे की तरफ हम क्या लिखेंगे? टिश्यू लिखेंगे, और ऊपर की तरफ हम क्या लिखेंगे? लंग्स लिखेंगे। अगर आप लोगों के पास कॉपीज है तो आप लोग बनाते चलिए, इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। बाद में आप स्क्रीनशॉट देख लेना, वो सब अलग बात है। आपको ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ये एक्चुअल कर्व है। ठीक है, ये जो ब्लू और पर्पल कलर की लाइन है, इसमें कुछ भी अभी मतलब इसमें अभी आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कंसंट्रेट इज दैट ब्लैक लाइन। सो यू विल सी दैट कि ब्लैक लाइन एक कैसा कर्व बना रही है? सिग्मोइड कर्व बना रही है। सिग्मोइड कर्व तब बनता है जब कोई चीज
बढ़ती जाए और एक लेवल पर आके एकदम क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इस साइड में वाई एक्सिस पर SaO2 है, saturation of oxygen, saturation of oxygen in blood, saturation of oxygen in blood, और इस साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सैचुरेशन का मतलब होता है बच्चों ब्लड में किसी चीज का मिक्स हो जाना। तो जैसे जैसे कॉमन सी बात है, जैसे जैसे तुम पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करोगे, ये देखिए पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन का, वैसे वैसे सैचुरेशन भी हो रहा है, सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो लंग्स में किस पीएच पर 100% सैचुरेशन होता है बच्चों? लंग्स में किस पीएच पर 100% सैचुरेशन हो जाता है? ऑलमोस्ट इट इज अराउंड 104। अभी आपने लास्ट सिलेबस में ही पढ़ा, लास्ट कंटेंट में ही पढ़ा कि लंग्स में 104 पीएच होता है, किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का पीएच जब 104 होता है तो कंप्लीट ऑक्सीजन ट्राई करते हैं ब्लड के साथ मिलने का, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि SaO2 100% कब तक होगा? जब Pa4 क्या हो जाए, 104 हो जाए। अब बच्चों अगर पार्शियल प्रेशर, लिसन, अगर पार्शियल प्रेशर यहां से भी इंक्रीज कर दे हम, मतलब 104 की जगह 110 कर दे, 120 कर दे, 125 कर दे, तो सारा ऑक्सीजन तो अब ब्लड में मिल चुका है। क्या अब कोई इंक्रीज होगा मिक्सिंग का? जब भी किसी चीज में 100% सेचुरेशन हो जाता है तो क्या उसमें और सेचुरेशन के चांसेस होते हैं? नहीं होते हैं। हाँ स्तर नहीं होते हैं, ठीक है। तो 104 पर पार्शियल प्रेशर जब 104 mmHg था, उस टाइम पर आपका ऑक्सीजन किसके साथ मिक्स हो गया? पूरा ब्लड के साथ मिक्स हो गया। अब जब सारा ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो गया है तो अब तुम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, ब्लड के पास जगह ही नहीं है अब ऑक्सीजन को लेने की, क्योंकि मिक्सर जितनी भी मिक्सिंग के लिए जगह थी वो सब ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर चुका है। तो अब फर्दर कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आप ब्लैक कलर का चार्ट देख रहे हैं, ये जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये कब बढ़ रहा है? जब आप धीरे धीरे पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हो तो सैचुरेशन लेवल भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये 104 पे पहुंचा, अब ये लाइन सीधी होने लगी। लाइन कैसी होने लगी? सीधी होने लगी। क्यों? क्योंकि अब पार्शियल प्रेशर कितना भी आप बढ़ा लीजिए, सैचुरेशन इसके ऊपर नहीं जा सकता। अंडरस्टूड? हाँ वो हेनरी लॉ अभी हटेगा आप लोगों का। तो बच्चों देखो, अब इस चार्ट को थोड़ा सा उल्टा समझेंगे हम। क्या समझेंगे? उल्टा करके, तभी आपको समझ में आएगा। लंग्स में जब हमने ऑक्सीजन लिया तो सैचुरेशन 100% हुआ। सैचुरेशन क्या हुआ बच्चों? 100% हुआ। अब जैसे जैसे ब्लड किसकी तरफ मूव करेगा, जैसे जैसे ब्लड किसकी तरफ मूव करेगा? टिश्यू की तरफ मूव करेगा। सैचुरेशन क्या होता जाएगा? डिक्रीज। क्यों सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज पार्शियल प्रेशर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यही वजह है कि क्या होता है, ऑक्सीजन आपका टिश्यूज में डिसोसिएट होता चला जाता है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, listen very carefully, when we move from lungs to tissues, partial pressure of oxygen will decrease, partial pressure of oxygen will decrease, in the result saturation will also decrease, and by the decrease of saturation oxygen will dissociate in the tissues। ये स्टेटमेंट समझ में आया? एक बार और अच्छा, मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, इसका पहले ही आगे सर एक बार और फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए बच्चों, when your oxygen move from lungs to tissues, partial pressure of oxygen will decrease। जब आपका ऑक्सीजन लंग से टिश्यू की तरफ मूव करेगा ब्लड के थ्रू, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली सैचुरेशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा।
सेचुरेशन का डिक्रीज होने का मतलब क्या है? मिक्सिंग की डिक्रीज होने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। कहां पर? टिश्यूज में। और इसी वजह से आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलता है जिससे वो एनर्जी बनाते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों? या एक बार और स्टेटमेंट को दोहरा दूं मैं? बट दिस शुड बी लास्ट टाइम। इफ आई रिपीट द स्टेटमेंट और हैव यू गॉट ऑल? अगर आप सबने समझ लिया है तो हैंड रेज कर दीजिए एक बार। एक बच्चे ने हैंड रेज किया, दो बच्चे, चलो ठीक। चलिए ठीक है, काफी सारे बच्चों ने हैंड रेज कर दिया है। वो बता रहा हूँ मैं। आरटी, देखो राइट और लेफ्ट पे अभी ध्यान मत दीजिए। अभी मैंने कहा ब्लैक वाले पे ध्यान दीजिए आप लोग। अब बच्चों मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। ओके, पुट योर हैंड्स डाउन, जस्ट लिसन टू माय क्वेश्चन। क्या तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन या एनर्जी की डिमांड हर समय एक ही तरह की रहती है? यस और नो? कभी नहीं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी की डिमांड ज्यादा है, हो सकता है उसके बाद मैं सोऊंगा तो मेरे अंदर एनर्जी की डिमांड कम होगी। अलग अलग टाइम पे अलग अलग एनर्जी का डिमांड रहता है। तो क्या तुमको लगता है कि इसी पैटर्न में ऑक्सीजन हर टाइम निकल रहा है? नहीं। ऑक्सीजन का जो कर्व है, ये ब्लैक वाला, ये आइडियल कर्व है। ये एक आइडियल कर्व है बच्चों, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का डिसोसिएशन एकदम इसी पैटर्न में नहीं होता है। ऑक्सीजन का डिसोसिएशन दो पैटर्न में होता है। एक तो राइट शिफ्टिंग होती है, एक तो राइट शिफ्टिंग होती है और दूसरी लेफ्ट शिफ्टिंग होती है, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्टिंग यहां पर लिखा हुआ है जो पर्पल कलर से दिख रहा है, और राइट शिफ्टिंग यहां पर लिखा हुआ है जो ब्लू कलर से आप लोगों को विजिबल है यहाँ पर। अब ये राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग क्या होती है ये एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल कंसेप्ट यही है। सपोज दैट तुम कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तुमने कोई बहुत मेहनत वाला काम किया, ठीक है। तुमने कोई बहुत मेहनत वाला काम कर लिया, तो तुम्हारे अंदर एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है। एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन का सप्लाई टिश्यूज को ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, तभी तो ऑक्सीजन से एनर्जी बनेगी। तो जब आप कोई हार्ड वर्क करते हैं बच्चों, हार्ड वर्क मतलब फिजिकल वर्क, यहाँ पर जब फिजिकल कोई हार्ड वर्क आप कर रहे हैं तो वहां पर एनर्जी की डिमांड क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है। तभी तो आप जैसे मान लो कुछ ज्यादा एक्सेसिव कोई काम करे तो आप हांफने लगते हैं। हांफने लगने का मतलब है ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए आपको। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए मतलब किसको ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए? टिश्यूज को चाहिए। क्यों? क्योंकि टिश्यूज को एनर्जी बनानी है। अब बच्चों, मैं तुम पे एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि जब टिश्यूज को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगा, जब टिश्यूज को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगा तो ऑक्सीजन का एसोसिएशन बढ़ेगा या डिसोसिएशन? अंजलि का ठीक है, सोनिया नहीं, अनामिका का ठीक है। सोनिया एक बार और सोचिए। मंतशा नहीं। नहीं भाई, सलोनी नहीं, ऐसे कैसे? ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा तो एसोसिएट होगा और टिश्यू में जाएगा तो डिसोसिएट हो रहा है। ये तो तुमको कल ही बता दिया था ना। तो अब बताइए एसोसिएशन बढ़ रहा है कि डिसोसिएशन बढ़ रहा है? क्योंकि टिश्यू को ज्यादा चाहिए। हाँ सलोनी अभी ठीक है, आस्था ठीक है, रितु ठीक है, श्रेयांश ओके गुड। और कोई बच्चा? जितने भी बच्चे एसोसिएशन बोल रहे थे, आप लोग एक बार सोचिए तो। एसोसिएशन मतलब अब तुम्हारे बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तुम्हारा ब्लड अपने आप अपने अंदर ऑक्सीजन को एसोसिएट कराएगा? नहीं, वो जल्दी जल्दी टिश्यू को डिसोसिएट करेगा। यहाँ पर आपका कर्व कहाँ मूव कर जाता है? राइट शिफ्टिंग कर लेता है। कौन सी शिफ्टिंग कर लेता है बच्चों? राइट शिफ्टिंग। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है तो यहाँ पर राइट शिफ्टिंग हो जाती है। और राइट शिफ्टिंग में
कर्व थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कर जाता है। ये जो है ये है राइट शिफ्टिंग। अब राइट शिफ्टिंग में आप देख रहे होंगे सैचुरेशन घट गया, ऑक्सीजन का सैचुरेशन क्या हो गया, घट गया। देखिए घट गया ना, पहले ज्यादा था अब कम हो गया। यहां पर भी देखिए कम हो गया काफी हद तक। सैचुरेशन का घटने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो जाएगा और सैचुरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, जिसके वजह से आपके टिश्यूज को ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। ठीक है बच्चों, अब आता है एक क्वेश्चन कि इस ऑक्सीजन को डिसोसिएट कराने के लिए कौन आया था, किसने इस कर्व को राइट शिफ्ट करा दिया, क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो वही है। अभी भी देखो पार्शियल प्रेशर वही 104 है, लेकिन 104 पे सैचुरेशन लेवल एक का अलग है और दूसरे का अलग हो गया। अब आपका दिमाग चलना चाहिए बच्चों। अब कौन कौन आएंगे, वो जो 5-6 फैक्टर्स आपको मैंने बताए थे पार्शियल प्रेशर के अलावा, अब वो सब आएंगे कि चलो भाई ऑक्सीजन अब डिसोसिएट हुई यार। पार्शियल प्रेशर तो अपना पूरा दम लगा रहा है कि किसी भी तरह ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा ब्लड में सप्लाई कराया जाए, लेकिन कौन कौन सी चीजें आ गई यहाँ पर, पीएच आ गया, H+ कंसंट्रेशन आ गया, टेम्परेचर आ गया, एल्टीट्यूड आ गया, बीपीजी आ गया, ये सब ने मिलकर ऑक्सीजन को क्या करा दिया, डिसोसिएट करा दिया। ओके हाँ, इसीलिए मैंने उस समय आप लोगों को कहा था इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी एनर्जी डिमांड है। तुम अगर कोई हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो तो तुम्हारे टिश्यूज को ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई की जरूरत है, तो अभी भी तुम्हारे अंदर पार्शियल प्रेशर तो वही है, पार्शियल प्रेशर तो चेंज नहीं हुआ। तो अब जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो मिलके इस कर्व को राइट शिफ्ट करा देते हैं। राइट शिफ्ट कराने का मतलब क्या है, मैं एक बहुत अच्छा तुम लोगों को याद करने का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बुजुर्गों को कि जब वो लोग कभी कोई पैसा देते हैं, कोई चीज देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज, तो राइट हैंड का यूज करते हैं, दाएं हाथ से दिया जाता है, शुभ माना जाता है। ऐसा आप लोगों ने कभी देखा है बच्चों, हैंड रेस कीजिए। सिर्फ 6-7 लोगों ने देखा है। भाई ये तो ऑलमोस्ट हर जगह होता है। आज भी जो सभ्य लोग होते हैं बहुत रिस्पेक्टफुली कोई भी चीज है, पैसा दे रहे हैं किसी को तो राइट हैंड से ही देना वो करते हैं, या किसी को आप खाना दे रहे हैं तो राइट हैंड से ही देना चाहिए। ठीक है बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन। तो राइट जो होता है, राइट हैंड जो है वो देने का सिंबल है। किसका सिंबल है, टू गिव सम इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम कुछ इंपॉर्टेंट चीज किसी को दे रहे हो तो वो राइट हैंड से दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको आप किसको दे रहे हो, टिश्यू को दे रहे हो। कब दे रहे हो, जब आपका शिफ्ट राइट हो जाता है। तो राइट शिफ्ट में आप ज्यादा ऑक्सीजन को देते हैं, किसको, टिश्यूज को। तो राइट इज द सिंबल ऑफ गिविंग। समझ में आ गया बच्चों, राइट इज द सिंबल ऑफ गिविंग। तो जब भी ऑक्सीजन, एक सिंपल सी बात याद रख लीजिए, जब भी आपके ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि टिश्यूज को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो वो राइट शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट शिफ्ट मतलब लेस सैचुरेशन मोर डिसोसिएशन, लेस सैचुरेशन मोर डिसोसिएशन, ये दो टर्म याद रखिएगा। राइट शिफ्ट मतलब लेस सैचुरेशन एंड मोर डिसोसिएशन। एनीथिंग class, have you got the concept of right shift? Just raise your hand. ये 22-25 बच्चों में से सिर्फ 9-10 बच्चे हैंड रेस करते हैं, बाकी के बच्चे काहे नहीं समझ रहे भाई, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और हाँ अब आ रहे हैं, चलो ठीक है ठीक है, पुट योर हैंड्स डाउन। तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इफ यू मिस अ सिंगल लाइन यू विल बी इन ट्रबल। नाउ
राइट शिफ्ट किसके लिए था? मेहनती बच्चों के लिए। अब जो कर्व आ रहा है, जो शिफ्ट आ रहा है, वो आप लोगों के लिए है। ये वो बच्चे होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी को भरपूर बचाते हैं। सो रहे हैं, काम भी करना है तो कोशिश करते हैं किसी और से करवा लें, नहीं मूड हुआ तो कल के लिए टाल देते हैं। मतलब एनर्जी को सोचते हैं कि अगर हम बचा लेंगे तो हम इस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे अगले दिन। तो जो लोग चाहते हैं कि हम एनर्जी को बचा करके रखें, ना दे किसी को एनर्जी, ठीक है, हम वो फिजिकल वर्क कम करेंगे। फिजिकल वर्क कम करने का मतलब अब ठंडी में उठना, उठ के जाना इधर उधर कहीं पर, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने का मतलब क्या है कि एनर्जी का डिमांड टिश्यू के अंदर कम होगा। जब एनर्जी का डिमांड कम होता है तो ऑक्सीजन का एसोसिएशन बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का क्या बढ़ जाता है बच्चों? एसोसिएशन बढ़ जाता है। कैसे? ये अपना सेचुरेशन लेवल भी क्या कर लेता है? इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, सेचुरेशन लेवल क्या कर लेता है? इंक्रीज कर लेता है। आप देखिए, यहां पर सेचुरेशन लेवल 70 या 80 होना चाहिए था एट दिस पार्ट, अंडरस्टूड। लेकिन यहां पर अगर हम नापें शिफ्टिंग के दौरान तो अराउंड 98% सेचुरेशन बढ़ चुका है। तो आपके ब्लड में अब एसोसिएशन बढ़ जाता है ऑक्सीजन का, और टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, आपको कोई काम करना ही नहीं है, आपको तो एनर्जी खर्च करनी ही नहीं है, तो इसीलिए ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी रोक दी जाती है। तो ब्लड ज्यादा अमाउंट में क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने अंदर एसोसिएट करके घूमता है। अब बच्चों, ऑक्सीजन के एसोसिएशन में या आपकी जो लेफ्ट शिफ्टिंग हुई है उसमें कौन कौन से फैक्टर किस तरह काम करेंगे? पीएच विल, पीएच विल बच्चों इंक्रीज और ऑल अदर फैक्टर्स विल डिक्रीज। पार्शियल प्रेशर तो इंक्रीज है ही। ओके, तो जब आपकी शिफ्टिंग, लिसन, जब आपके कर्व की शिफ्टिंग लेफ्ट करानी हो, अच्छा एक और फॉर्मूला बता दे रहा हूं, हमेशा याद रखिए। जैसे मैंने राइट का बताया ना, तो राइट अब आपको याद रहेगा हमेशा। इसी तरह लेफ्ट का भी बता देता हूँ। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना। कहता ना, आई लेफ्ट दिस इंस्ट्रूमेंट, आई लेफ्ट दैट थिंग, तो मैंने लेफ्ट मतलब छोड़ दिया। तो यहां पर लेफ्ट का मतलब है कि हमने टिश्यू को छोड़ दिया, नहीं देंगे ऑक्सीजन। आई लेफ्ट टिश्यूज विदाउट ऑक्सीजन। हाँ, लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब टिश्यूज को छोड़ दिया। राइट मतलब देना, टिश्यूज को दिया ऑक्सीजन। लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, नहीं दिया। समझ में आ गया बच्चों? हैव यू गॉट दिस एवरीवन? लेट मी टेक a screenshot because this is very important. If someone is writing, he or she can message, तो मैं थोड़ा सा टाइम दे सकता हूँ, 1-2 मिनट अगर आप चाहो तो। अदरवाइज मैं नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करूंगा। ओके, आई एम वेटिंग, बट जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 1 मिनट और 2 मिनट। ओके, लिख लिए जिज्ञासा इज राइटिंग। ओके ओके ओके, राइट राइट इट। ठीक है, सो व्हेन यू क्लास, व्हेन यू से द राइट शिफ्टिंग इज देयर, यू हैव टू राइट these 2 points. Dissociation will increase and saturation will decrease. When you have to write shifting to the left, you have to write dissociation will, here opposite condition, dissociation will decrease and saturation will increase. Understood? डिसोसिएशन डिक्रीज होगा लेफ्ट में और सैचुरेशन इंक्रीज होगा। जबकि राइट में क्या हो रहा है? डिसोसिएशन बढ़ रहा है और सैचुरेशन घट रहा है। ये क्या है? ये लॉजिक है। क्यों हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक में हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरे में हम फिजिकल एक्टिविटीज को कंजर्व कर रहे हैं, बचा ले रहे हैं। तो लेफ्ट वाले में बचाया जा रहा है, हाँ एनसीईआरटी में है ये ग्राफ। और राइट वाले में क्या किया? एनसीईआरटी में राइट और लेफ्ट शिफ्टिंग नहीं है बच्चों, इसीलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम का हेल्प लेना पड़ा। अगर तुम ये पॉइंट समझ गए हो बच्चों, तो आपने एनसीईआरटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट समझ लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
सो स्टूडेंट्स, एज आई कैन, जिज्ञासा हो गया आप लोगों का, जो बच्चे लिख रहे थे? निशांत, ओके, हो गया, चलिए ठीक है. So I had taken a screenshot of this or not? Yeah, I have taken it. So class, now how the oxygen and carbon dioxide binds with blood, that is the very simple content and you have to, आपको पता होगा, आप काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसको. तो देखिए बच्चों, आपके ब्लड में क्या है? ब्लड में जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम आरबीसी कहते हैं. आरबीसी इज द मेड ब्लड सेल विच इज देयर टू ट्रांसपोर्ट गैसेस. तो आरबीसी के अंदर मेन चीज क्या होता है बच्चों, जो ट्रांसपोर्टेशन कराता है? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन दो चीजों से बनता है, एक है आयरन और दूसरा है अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन, ठीक है? तो एक आयरन ग्रुप बनता है और दूसरा प्रोटीन से बनता है, हीमोग्लोबिन. तो जब आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, क्या? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड हो जाता है? FeO2 के साथ बाइंड हो जाता है, मतलब Fe के साथ बाइंड हो जाता है, आयरन के साथ बाइंड हो जाता है. और इसको हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड टुगेदर दे फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अब एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होते हैं और 4 आयरन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? 1 हीमोग्लोबिन is equal to 4 iron and 4 iron consist of each molecules of oxygen, that is 4O2. So basically आपका हीमोग्लोबिन जो आयरन कंसिस्ट करता है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन को लेकर के ज्यादा होती है. यहां पर मैं आपको 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहूंगा, कुछ प्रैक्टिकली थोड़ा सा जान लेते हैं. ऑक्सीजन के प्रति आयरन की एफिनिटी ज्यादा होती है, मतलब अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा होती है. लेकिन अगर इस आयरन को कार्बन मोनोऑक्साइड दिख गया तो ये ऑक्सीजन की तरफ देखता भी नहीं है, ये जाके उससे चिपक लेता है, ठीक है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति बहुत ही ज्यादा इसका प्यार है. ऑक्सीजन के प्रति भी है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति जो इसका प्यार है, लगाव है, वो बहुत ही ज्यादा है. हाँ. तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बीड़ी वगैरह पीता है या ज्यादा पुराना मॉडल का बाइक वाइक चला रहे हैं आप लोग, तो उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड की वो जो होती है, कंटेंट होता है, वो अच्छा खासा होता है. या आप पैसिव स्मोकर हैं तो भी, जैसे मान लो कि तुम्हारे बगल में कोई सिगरेट पी रहा है और तुमको उसका धुआं लग रहा है, तो भी तुम्हारे अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बाइंड कर जाता है? आयरन से बाइंड हो जाता है. आयरन के साथ बाइंड करके आपके, अब आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो गया, उसका बॉडी में तो कोई काम है नहीं, लेकिन उसने आपके हीमोग्लोबिन का स्पेस घेर लिया. अब ऑक्सीजन को जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन को जगह नहीं मिलेगी तो बॉडी में पहुंचेगा नहीं. इसके वजह से आपके अंदर ऑक्सीजन का डिमांड अचानक से बढ़ जाता है और आपकी बॉडी अचानक से एनर्जी लेस फील करने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा उसको. क्रैकर्स में भी होता है. ये रिएक्टिविटी ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के आयरन को लेकर के रिएक्टिविटी ज्यादा है इस वजह से. और कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली अनस्टेबल भी होता है, दैट्स व्हाई इट गेट्स बाइंड मोर विद द आयरन. सर अगर हमारे बगल में कोई स्मोक कर रहा है तो क्या उसका एयर, वही तो, आप पैसिव स्मोकर हो गए ना. आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा, उसको नहीं करेगा, क्योंकि वो सिगरेट में फिल्टर लगा के पी रहा है. तो उसको उसको भी करेगा लेकिन उसको इतना नहीं करेगा जितना तुमको, क्योंकि तुम बिना फिल्टर के उसको सूंघ रहे हो. So it will get more harmful for you. अब वो क्यों सर, समझ में आ गया?
तो बच्चों कहने का मतलब यही है कि लंग्स जो है हमारे, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन ही पहुंचे, कोशिश कीजिए। और ऑक्सीजन ही पहुंचेगा तो वो बाइंड करेगा किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, और आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचेगी, और आपकी बॉडी का ऑक्सीजन जो भी है वो एनर्जी बनाएगा, और एनर्जी की हेल्प से आप अपना फंक्शन करेंगे। तो 97% ऑक्सीजन जो है वो इसी फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। जबकि 3% जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के साथ चला जाता है। प्लाज्मा मतलब ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है, एक सेल्यूलर पार्ट है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का है, और एक लिक्विड पार्ट है ब्लड का, वो प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा के साथ 3% ऑक्सीजन जाता है, और बाकी 97% ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के जाता है बच्चों। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? हालांकि आपने पहले भी पढ़ा होगा, आई डोंट थिंक सो कि ये पहली बार आप ये कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे। तो होपफुली आप लोग को इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, या आ गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सिंग है ब्लड के साथ वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, ये बच्चों, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन। इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपका लास्ट थोड़ा सा टफ, टफ इन द सेंस कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, हाँ, थोड़ा सा हाँ बच्चों देखिए, तुम्हारा 20 से 25% ब्लड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ब्लड के साथ मिक्स होकर के जाता है। मैंने क्या कहा था अभी? हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं। एक तो आयरन था, दूसरा क्या था बच्चों? जिन्होंने सुना होगा तुरंत अभी रिप्लाई करेंगे। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, एक आयरन, दूसरा, हाँ गुड श्रेयांश, अंजलि ठीक है, रितु ठीक है, हाँ सोनिया ठीक है, मंतशा, सीओ कैसे हुआ भाई? स्नेहा ऑक्सीजन कैसे हुआ? हाँ नामिका, कार्बन, कोमल, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हुआ? जिज्ञासा ठीक है, सोनिया ठीक है। मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं बोला, मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी आयरन को लेके ज्यादा होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन बनता किससे है? हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ आयरन प्लस। इतनी जल्दी कैसे बोल सकते हो भाई तुम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ आयरन प्लस अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन। मत भूलो भाई, इतनी जल्दी भूलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आयरन प्लस अमाइनो एसिड कंबाइंस टू फॉर्म हीमोग्लोबिन, जिसमें आयरन किसके साथ बाइंड करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, लेकिन इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के होती है। ये बाइंडिंग के लिए बताया था मैंने। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में आप कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन लिख देंगे तो फिर फायदा क्या? एफिनिटी इज समथिंग डिफरेंट एंड स्ट्रक्चर इज समथिंग डिफरेंट। ट्राई टू listen very consciously the concept, because if you will somehow hinder the concept in yourself, तो आपके अंदर एक गलत कंसेप्ट बन के तैयार हो जाएगा, फिर आप किसी को बताओगे तो फिर वो और गलत हो जाएगा। स्क्रीन इज फ्रीजिंग। ओके, इज इट ओके नाउ? एवरीवन, एवरीवन, या ओके? सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का आयरन वाला पार्ट लेके चला गया, आयरन वाला पार्ट लेके चला गया, और क्या बना दिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बचा क्या? अमाइनो एसिड वाला पार्ट बचा। अमाइनो एसिड वाले पार्ट से कौन रिएक्ट कर जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सिर्फ 20 से 25% तक ही। और क्या बना लेते हैं बच्चों ये? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन।
हाँ रितु, गुड। सो हाँ, आप जब कंबाइंड करके कंसेप्ट पढ़ोगे ना तो आपको समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा। आयरन विथ ऑक्सीजन, वेयरएज कार्बन डाइऑक्साइड विथ अमाइनो एसिड, दोनों हीमोग्लोबिन से ही बाइंड हो रहे हैं। लेकिन अगर नीट में क्वेश्चन पूछ दिया कि डिफरेंस क्या है, दोनों के बाइंडिंग में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे? तब तो आपको तो याद रहेगा हीमोग्लोबिन ही है। हीमोग्लोबिन का कंटेंट पता होना चाहिए आपको, तभी आप एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली और कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं। लेकिन खेल अभी बाकी है बच्चों। ये तो इजी है कि 20% या 25% आपका अमाइनो एसिड के साथ बाइंड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और चला गया, ठीक है, ब्लड में। लेकिन जो बचा हुआ मेजॉरिटी परसेंटेज है 70%, उसके साथ क्या होता है, वो कैसे बाइंड होता है, इसी को समझना है बच्चों। इसको समझने के लिए मुझे एक छोटा सा आपको समझाना पड़ेगा चार्ट बनाकर। So on the one side RBC is there, on the other side plasma is there. Okay? हाँ, मैं एक बार समझा देता हूं ताकि सब लोग समझ लीजिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, 70% की बात हो रही है अब, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रेवल होते हैं वो ध्यान दीजिएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड पहली बार ब्लड के अंदर एंटर करता है, तो ब्लड में आरबीसी में एंटर करता है। आरबीसी में क्या प्रेजेंट है? पहले से पानी प्रेजेंट है, वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर के साथ मिक्स कर जाता है और कार्बोनिक एसिड बना लेता है, H2CO3। क्या बना लेता है? H2CO3। किसके हेल्प से? एक एंजाइम है जो कि सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है। जब मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे पढ़ेंगे इसका नाम, तो यहीं पे पढ़ने वाले हैं कि वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके H2CO3 बनवाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है बच्चों, अभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर है? आरबीसी के अंदर ही है, अंडरस्टूड। और आरबीसी के अंदर उसने क्या बना लिया? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अब अपने आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट होता है एंजाइम के प्रेशर में, HCO3- एंड H+, इस फॉर्म में डिसोसिएट हो गया, आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो गया। अभी ये फॉर्म चेंज कर रहा है, अभी ये मिक्स नहीं हुआ है, अभी ये अंदर एंट्री कर रहा है और रिएक्शंस कर रहे हैं। ओके, so CO2 binds with water, form H2CO3, and H2CO3 dissociates to form HCO3- and H plus, HCO3- and H plus, ये दोनों बन गए। अब देखिए बच्चों चालाकी, आरबीसी के पास तो जगह है ही नहीं, वो HCO3 को कैसे ले जा सकता है? HCO3 बना तो देता है आरबीसी, खाना बना तो देता है, लेकिन खाना रखने की जगह नहीं है इसके पास। ऑलरेडी वो फिल हो चुका है, 25% कार्बन डाइऑक्साइड ने फिल कर लिया और उधर 97 ऑक्सीजन ने फिल कर लिया था इसको। तो ये बेचारा कहाँ तक ढोए सबको? तो ये क्या करता है, HCO3 को उठा करके प्लाज्मा को दे देता है कि भाई ये रेडीमेड खाना है, आप इसको ले लीजिए और कहाँ पहुंचा दिए? लंग्स तक पहुंचा दीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड दे दीजिएगा उसको, ताकि सामने वाला एक्सेल कर ले। HCO3 प्लाज्मा में चला आता है। अब बच्चों एक बात बताइए, प्लाज्मा में भी माइनस और प्लस वाले आयन्स ज्यादा हैं, और इसमें भी प्लस का आयन कंसंट्रेशन है, प्लस और माइनस का बराबर है। अब एक माइनस वाला एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो क्या दोनों के आयनिक कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आयनिक कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? हम एक साइड से दूसरे साइड माइनस वाले आयन को दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो क्या आयनिक कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। तो क्या आरबीसी पे पड़ेगा या प्लाज्मा पे पड़ेगा या दोनों पे पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो क्या आरबीसी पे पड़ेगा या प्लाज्मा पे पड़ेगा या दोनों पे पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ से तो माइनस निकलता भी जा रहा है ना बार बार, दोनों पे पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो आरबीसी के साइड कौन सा आयन ज्यादा हो जाएगा, प्लस या माइनस? और प्लाज्मा के साइड कौन सा आयन ज्यादा हो जाएगा बच्चों?
ठीक है, दोनों तो है, लेकिन आरबीसी के साइड प्लस ज्यादा हो जाएगा और ठीक है श्रेयांश, गुड। प्लाज्मा के साइड माइनस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि SCO3 तो निकलता जा रहा है, SCO3 निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, SCO3 निकलता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि माइनस कम हो रहा है और प्लस बढ़ता जा रहा है इधर, और इधर माइनस एंट्री कर रहा है, तो इधर नेगेटिव ज्यादा हो गया। अब प्लाज्मा का या आरबीसी का, हाँ, प्लाज्मा में या आरबीसी में आयनिक कंसंट्रेशन डिसबैलेंस होगा तो काम नहीं चल पाएगा ना। तो अब देखिए चालाकी, अब चालाकी देखिए किसकी, इसकी कार्बोनिक, सॉरी, ये प्लाज्मा की चालाकी देखिए। प्लाज्मा क्या करता है, HCO3 को जैसे लेता है, तो HCO3 को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन को वापस से आरबीसी में दे देता है। अब वो एक साइड से एक माइनस ले रहा है, दूसरे साइड से एक माइनस दिए जा रहा है, जिससे आरबीसी का पॉजिटिव वाला भी क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, और इसका जो एक्स्ट्रा नेगेटिव आ रहा है वो भी क्या हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो दोनों अपने आयनिक बैलेंस को किसके हेल्प से बैलेंस कर पाते हैं, क्लोरीन के हेल्प से बैलेंस कर पाते हैं, और इसी फिनोमिना को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। रिमेंबर द टर्म क्लोराइड शिफ्ट। मैं टर्म बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए कि द शिफ्टिंग ऑफ क्लोरीन थ्रू the membrane of RBC to equalize ionic concentration of both plasma and RBC. फिर से बोल देता हूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोरीन थ्रू आरबीसी मेम्ब्रेन, RBC membrane to equalize ionic concentration of both RBC and plasma. And this phenomena is chloride shift. समझ में आ गया बच्चों? अगर तुम लोगों की परमिशन हो तो मैं थोड़ा सा और डेप्थ में एंटर करना चाहता हूँ। यहां तक तो मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से हो गया। अगर तुम लोग हैंड रेज करो तो मैं थोड़ा सा और डेप्थ में घुसूं इसके, थोड़ा सा। चलिए, 5-6 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। पूर्ण बहुमत बनाओ भाई, 9 बच्चे तो कम हो गए। हाँ, ये बन रही बहुमत, 12 बच्चे हो गए। बहुमत क्या बनी, मतलब समझ लीजिए एक आध वोट से ही हम लोग आगे हैं बस। ठीक है, चलिए, इतने पे भी काम चल जाएगा। हमारे विधायकों को कोई खरीद रहा है, 7 ही पार्टिसिपेंट बचे। चलिए ठीक है, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। क्लास, लिसन वेरी केयरफुली। अब ये HCO3 जो प्लाज्मा के अंदर एंटर कर गया, ये HCO3 अनस्टेबल है, क्योंकि आयनिक फॉर्म तो अनस्टेबल होता ही है, और हमको बाकी आयंस के बारे में नहीं पढ़ना है कि वो क्या करते हैं। हमको SCO2, हम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं ना, तो हमको पढ़ना है कि ये SCO3 क्या करता है। प्लाज्मा इज द होम फॉर आयंस, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड सो मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स। प्लाज्मा किसके लिए घर है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए, सॉल्ट्स के लिए, आयंस के लिए, मिनरल्स के लिए। तो इसमें जितने भी आपके बॉडी के आयंस होते हैं सब प्रेजेंट होते हैं। तो 2 आयन जिनका नाम सोडियम और पोटेशियम है वो भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। अब वो दोनों, ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है। अब ये दोनों जैसे देखते हैं कि एक एक मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है, जिससे हम लोग अपनी स्टेबिलिटी बना सकते हैं, ये दोनों जाकर के कंबाइन करना शुरू कर देते हैं। कुछ के साथ सोडियम कंबाइन कर लेता है, कुछ के साथ पोटेशियम कंबाइन कर लेता है, और क्या बनाते हैं ये लोग, NaHCO3 बना लेते हैं और KHCO3 बना लेते हैं। एक को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं और एक को पोटेशियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। आपका कार्बन डाइऑक्साइड इसी फॉर्म में टिश्यू टू लंग ट्रेवल करता है।
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 70% तक हिस्सा, 70% हिस्सा बच्चों किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। आपके बुक में यही लिखेगा। लेकिन अगर आपसे कोई डेप्थली पूछे तो कौन सा बाइकार्बोनेट, तो आप कहेंगे आइदर सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो एसोसिएशन था कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाके डिसोसिएट भी होंगे, क्योंकि आप एक्सहेल करते हो तो जो आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वो सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप एक्सहेल कर रहे हो? वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो सोडियम बाइकार्बोनेट तो नहीं एक्सहेल कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि, हाँ, इसका मतलब क्या है कि जब आप एक्सहेल करते हो तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को CO2 बनना पड़ता है। कैसे बनेगा? जस्ट अपोजिट प्रोसेस, जस्ट अपोजिट प्रोसेस। हाँ, अब हम, अगर आपकी परमिशन हो तो इसको रफ कर देना चाहते हैं ताकि अपोजिट प्रोसेस समझा सके। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हैंड रेस कर दीजिए, रफ कर दे एक। हाँ, अब जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा? हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। कहां पर? प्लाज्मा में। अब ये क्या करते हैं कि जैसे ही आप पहुंच गए कहां पर? लंग्स के पास पहुंच गए। तो लंग्स के पास पहुंचने के बाद अब ये क्या करते हैं? ब्रेक हो जाते हैं फिर से अपने अपने कंडीशन में। Na+ अलग हो जाता है और HCO3- अलग हो जाता है। इसी तरह सोडियम अलग हो जाता है, SCO3- अलग हो जाते हैं। अब ये SCO3- वापस से कहां भाग जाता है? आरबीसी में भाग जाता है। वापस से ये आरबीसी में चला जाता है और आरबीसी में जाने के बाद HCO3 किसके साथ बाइंड अप कर लेता है? H+ के साथ बाइंड अप कर लेता है। जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो रही है। जो पहले फर्स्ट टू लास्ट गया था अब लास्ट टू फर्स्ट आ रहा है। दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? H2CO3 बना लेते हैं। फिर H2CO3 किस में ब्रेक हो जाता है? H2O एंड CO2, जिसमें H2O ब्लड में रह जाता है और CO2 को लंग्स में भेज दिया जाता है ताकि आप एक्सहेल कर सकें। समझ में आया बच्चों? अब अगर तुमको कोई पूछे कि सर ऐसा क्या फैक्टर है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से डिसोसिएट करा दिया, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट तो स्टेबल है, तो वो स्टेबल होने के बाद अनस्टेबल में क्यों कन्वर्ट हुए? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। और इसका आंसर भी वही है कि लंग्स के अंदर हर वो फैक्टर मौजूद है जो क्या करता है बच्चों? व्हाट हैपेंड? ओके, हर वो फैक्टर, एक मिनट, पेन टैप हो गया। हाँ बच्चों, लंग्स के अंदर हर वो फैक्टर है जो ऑक्सीजन को एसोसिएट कराता है, लेकिन किसको डिसोसिएट कराता है? कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट कराता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, पीएच, H+, टेम्परेचर, बीपीजी, ये सब मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? फिर से बैक रिएक्शन में लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब तक क्या था? अपने कंफर्ट जोन में था, लेकिन जैसे ही लंग्स के पास पहुंचा वो डिस्कम्फर्ट जोन में आ गया। तो अब फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक होने लगता है। NaCO3 KCO3 मिलकर सोडियम और बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं फटाफट। उसके बाद क्या होते हैं? ये दोनों ब्रेक होंगे तो अब ये आरबीसी में एंटर करेगा, SCO3 और H+ मिल जाएंगे, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा और फाइनली ब्रेक होकर के H2O और CO2 बना लेंगे, जिसमें CO2 लंग्स में निकल जाएगा और H2O आपका ब्लड में ही रह जाएगा। तो बहुत इजी कंसेप्ट है। और जस्ट अगर आपने कोई एक चीज भी समझ लिया है, कोई भी एक पार्ट अगर आपने समझ लिया है, तो यू कैन इजिली गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो एक भी कोई पार्ट अगर आपको आता है तो यू विल गेट द नेक्स्ट वन। 70% ऑफ द ऑक्सीजन विल ट्रेवल लाइक दिस, और जो बाकी 7% ऑक्सीजन बचा वो प्लाज्मा में एज इट इज जाता है, प्लाज्मा में CO2 के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है। सो दिस इज ऑल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड।
ये देख लीजिए कैसे बाइंडिंग होती है। ये आरबीसी के अंदर देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बाइंड किया, H2CO3 बनाया, फिर ब्रेक हुआ HCO3 और H+ में, और आरबीसी से जल्दी से बाहर भाग गया HCO3। आपके बुक में बस यहीं तक लिखा है, लेकिन प्लाज्मा में जाने के बाद भी ये बाइंड अप करता है, ठीक है। और जैसे ही ये HCO3 बाहर भाग रहा है, जैसे ही ये बाहर भाग रहा है, साथ ही में कौन एंटर कर रहा है इसको बैलेंस करने के लिए? क्लोरीन, यही क्लोराइड शिफ्ट। So let me take this screenshot also. Okay, we have discussed. Okay, okay. Next topic is रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है? तो दो पार्ट्स रेगुलेट करते हैं बच्चों रेस्पिरेशन को, दो पार्ट्स मिल करके। पहला पार्ट को मेड्यूला कहते हैं। आपको पता है आपके ब्रेन में पीछे की तरफ, जिसको हैंड ब्रेन कहते हैं, वहां पर एक रीजन होता है मेड्यूला, जो आपके सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो रेस्पिरेशन क्या है, वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है बच्चों? रेस्पिरेशन वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? एक बच्चे ने पूछा है जब कार्बन डाइऑक्साइड अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रेवल कर ही सकता है, श्रेयांश ने पूछा है, तो पूरा क्यों नहीं चला जाता? पूरा इसलिए नहीं चला जाता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर चाहेगा मैक्सिमम अमाउंट में भी, तो प्लाज्मा में इतनी जगह नहीं है। प्लाज्मा को सब कुछ लेके जाना है ना, प्लाज्मा के अंदर जगह ही नहीं है इतनी सारी कि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो लेके जाएगा। पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, फिर बाकियों के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, इनवॉलंटरी होता है बच्चों। रेस्पिरेशन इज इनवॉलंटरी सर, जब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म। हाँ वो तो ठीक है बच्चों। तो मेड्यूला सारा इनवॉलंटरी प्रोसेस कंट्रोल करता है, और इसमें रेस्पिरेशन भी आता है बच्चों। एक और चीज होता है मेड्यूला के अलावा, जिसको पॉन्स कहते हैं। ये मेडुला के पास में ही होता है, ठीक है, लेकिन ये दूसरा पार्ट है ब्रेन का। ये क्या है? ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये सिर्फ ब्रीदिंग में एक छोटा सा पार्ट वो करता है, ठीक है। कौन सा छोटा सा पार्ट? ये स्विच ऑफ इंस्पिरेशन करता है, स्विच ऑफ इंस्पिरेशन। जैसे तुम सांस ले रहे हो, तो एक टाइम पे तुमको फील होता है यार हमने बहुत ज्यादा एयर ले लिया, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, तो वो तुमको कौन फील करा रहा है? वो तुमको पॉन्स फील कराता है। पॉन्स कहता है कि भाई साहब आपने बहुत सांस ले लिया, इससे ज्यादा लेंगे तो फट जाएंगे आप। तो वो बंद करा देता है इंस्पिरेशन को, कि बस यहीं तक आपकी क्षमता है, रुक जाइए आप, ठीक है। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो आप सांस लिए जाते जब तक आपका एल्वियोलाई फट नहीं जाता। तो पॉन्स क्या करता है बच्चों? इट स्विच ऑफ द इंस्पिरेशन, it switch off the inspiration, and this area is known as pneumotaxic center, while medulla control overall respiratory process। ऑक्सीजन का ब्लड में जाना, ऑक्सीजन का टिश्यू में जाना, एनर्जी बनना, कार्बन डाइऑक्साइड बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू से ब्लड में आना, ब्लड से फिर लंग्स में आना, ये सब पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है? मेड्यूला कर रहा है। उस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक छोटी सी चीज कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स, दैट इज स्विच ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है बच्चों। तो बाकी सब चीजें तो मैंने ऑलरेडी आपको H+ कंसंट्रेशन और बाकी सारी चीजें बता ही दी हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स का क्या रोल है। देखिए पॉन्स के बारे में दिया गया है, पॉन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। हालांकि दिस वेरी डायग्राम इज नॉट हैविंग सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस, बट रिमेंबर पॉन्स जो होता है वो क्या करता है? आपका स्विच ऑफ इंस्पिरेशन कराता है। जिस नर्व की हेल्प से कराता है उसको हम वेगस ग्लोसोफेजियल नर्व नर्व बोलते हैं। हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है आपको, या आपको हम नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे, नर्व्स के बारे में, ठीक है। अभी सिर्फ पॉन्स के बारे में याद रखिए कि पॉन्स इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस। सो आपको इस डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा न्यूमोटैक्सिक एरिया, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होते हैं, क्या होते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए ताकि आपको ब्रेन में समझ में आएगा। जब हम ब्रेन पढ़ाएंगे उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने यहाँ पर बताया था कि दिस एरिया इज नोन एज पॉन, दिस एरिया इज नोन एज मेडुला ऑब्लंगेटा, and this medulla oblongata basically control all the involuntary function, whereas the pons is controlling pneumotaxic center, that is switching off the inspiratory sites. So all the other area that is including here, we are not going to discuss these all things, as we will discuss these things in neural control and coordination. The next part, that the last part of the chapter is
respiratory disorders, and the respiratory disorders basically includes अस्थमा। सर थोड़ा स्लो बताइए। एक्चुअली मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं रिवाइज करा रहा हूँ जो मैंने बता दिया ऑलरेडी, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हुआ। ओके, अस्थमा मतलब बच्चों ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होना, इन्फ्लेमेशन होना, इन्फ्लेमेशन होना, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग हो जाना। तो जब आपके ब्रोंकाई पतले पतले से ट्यूब होते हैं ना, जब वो स्वेल कर जाते हैं तो क्या होता है, सांस, ऑक्सीजन कम जाएगी, तो आपको खांसी उठती है, आप ज्यादा तेज से हाफ हाफ के सांस लेते हो। दूसरा एम्फाइसीमा, सबसे ज्यादा नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। एम्फाइसीमा इज द एल्वियोलर वॉल डैमेज। याद रखिएगा, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स नहीं, एल्वियोलर वॉल का डैमेज होना, चाहे डिजीज की वजह से या पॉल्यूटेंट्स की वजह से या किसी भी अदर सब्सटेंस की वजह से, क्या कहलाता है, एम्फाइसीमा। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। और इसके मेजर कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा डिजीज मेजोरिटी में होता है। सो यू रिमेंबर एम्फाइसीमा, ठीक है। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये वो लोगों के लिए है जो इस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। जैसे कि एक बीमारी है एस्बेस्टोसिस। तो जो लोग एस्बेस्टोस की इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके नाक में एस्बेस्टोस ज्यादा चला जाता है, जिसके वजह से उनके जो टिश्यूज होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज, वो इन्फ्लेमेट कर जाते हैं और लंग्स जल्दी खराब होने लगते हैं। एक इंडस्ट्री है सिलिकॉन की, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको सिलिकोसिस हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे डस्ट या कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज में भी काम करने वाले लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होता है। तो जो लोग ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां पर डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा पाए जाते हैं, तो दे विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाई एस्बेस्टोस। एक केमिकल है, एस्बेस्टोस एक केमिकल है, आपने अगर केमिस्ट्री में देखा होगा तो आपको पता होगा कि एस्बेस्टोस की इंडस्ट्री होती है, उस केमिकल को कई सारे फार्मास्यूटिकल्स और अदर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। So this is all about today's class, and tomorrow we will start with the next chapter. I think ब्लड सर्कुलेशन टाइप का है, मैं देखूंगा, बताऊंगा, ठीक है। वैसे बच्चे काफी कम हो चुके हैं, हालांकि जितने भी हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, अच्छे